नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम कुछ बातें करते हैं मासूमियत की। मासूमियत का बोध होता है फूलों से, और फूलों में भी फूलों का राजा, विश्व प्रसिद्ध, विश्व का लोकप्रिय फूल गुलाब। आज हम गुलाब पर कुछ बातें करते हैं। मैंने कहीं देखा है कि गुलाब का अस्तित्व इस धरती पर सदियों से है, यहाँ तक कि 7 करोड़ साल से तो है। 7 करोड़ वर्ष से गुलाब का अस्तित्व इस धरती पर है, और ऐसा प्रमाणित हुआ है अमेरिका के कोलोराडो, जर्मनी का बोन और क्रोएशिया में मिले फॉसिल्स से, जीवाश्म छापों से यह सिद्ध होता है। और वनस्पति विज्ञानियों की मान्यता है कि गुलाब के पूर्वज कहीं मध्य एशिया में जन्मे होंगे, और वहाँ से एक ही साथ उन्होंने सुदूर उत्तरी अमेरिका, एशिया माइनर और यूरोप की ओर संक्रमण किया हो। इधर की बात तो हम जानते हैं गुलाब का, मगर यूरोप तो गुलाम का महान प्रेमी है, और ख़ास करके यूरोप में इटली का गुलाब प्रेम अगर जानना है तो इसके सूत्र ईसा से पहली शताब्दी पूर्व रोमनों के समय से मिलता है। कहते हैं कि रोमन मिस्र से, इजिप्ट से जलपोतों द्वारा गुलाब का आयात करते थे, और उन गुलाबों से अपने महल के कक्षों को, अपने स्नानागारों को और सरोवरों को सुगंधित बनाने का काम करते थे। साथ ही साथ मिठाइयों में और जेलियों में उसका उपयोग भी करते थे। धीरे धीरे उन्होंने उस्माइट, थोड़ा वार्म पौधा घरों का आविष्कार कर लिया। इसके बाद तो पेस्टम और पिस्तोया प्रांत में सालों भर गुलाब उगाए जाने लगे। इसके बाद इसी दक्षता के बल पर उन्होंने गुलाब को अपने देश के सुदूर उत्तरी क्षेत्र, जो अधिक ठंडा है, वहाँ ले गए, जहाँ उन्होंने अल्वा रोज, फ्रेंच रोज और दमस्क रोज के नाम से कुछ प्रजातियों को विकसित भी किया। कहते हैं कि उस समय के तत्कालीन लेखक प्लिनी जेस्ट, इनकी एक किताब है नेचुरल हिस्ट्री, उसमें प्लिनी जेस्ट लिखते हैं कि हमारे देशवासी कम से कम 12 प्रजातियों को से तो परिचित थे। मगर इससे भी आगे बढ़कर कवि और व्यंग्यकार थे इटली के होरेस, उन्होंने एक टिप्पणी की है कि गुलाब का ऐसा नशा चढ़ा हमारे देश में कि गुलाब के कारण खेती की उपेक्षा होने लगी। बड़े बड़े उर्वर खेत गुलाब के बाग में बदल दिए गए। स्थिति ये हुई कि अन्न संकट आने का नौबत आ गया। और जानते हैं दोस्तों, समय का चक्र चलता है तो कभी ऊपर कभी नीचे। रोमनों का पतन हो गया, और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद गुलाब की प्रतिष्ठा भी जमीन में चली गई, तली में चली गई। कुछ समय बाद ईसाइयों ने फिर से इसे पुनर्प्रतिष्ठित किया। वो ऐसा उदाहरण है कि ईसाई गुलाब के तने से सुमरनी के मनके बनाने लगे, और साथ ही साथ वहाँ के संत इसके औषधीय गुणों के कारण अपने मठ के उद्यानों में इन्हें लगाने लगे। इसके बाद पुनर्जागरण का काल आया, और पुनर्जागरणकालीन राजवंशों में, खास करके मेडिसी और लोरेन राजवंशों ने गुलाब को फिर से पुनर्प्रतिष्ठित किया, और अपने अधीनस्थ इलाकों में गुलाब के बागवानी को काफ़ी प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों, गुलाब, और साथ ही उस जमाने में 14वीं शताब्दी में एक कवि हुए हैं दांते, आपने नाम सुना होगा। कवि दांते ने अपनी मशहूर किताब द डिवाइन कॉमेडी, उसमें लिखा है, उन्होंने कल्पना किया कि डिवाइन कॉमेडी में जब उन्होंने स्वर्ग का कल्पना किया है तो स्वर्ग का एक पूरा भाग उन्होंने गुलाब के रूप में ही परिकल्पित किया है। उसी इटली में एक प्रांत है पिस्तोया। कहते हैं कि जब बसंत आता है तो पिस्तोया के हजारों एकड़ ज़मीन पर असंख्य गुलाब खिल उठते हैं, और खिलने के बाद किसी यूनानी जादूगरनियों की तरह उधर से गुजरने वाले राहगीरों को राह भटकने को मजबूर कर देते हैं, और वो पिस्तोया मोड़ से घूमकर बार्तोली बारेनी के नर्सरी में चले जाते हैं। कहते हैं कि 1849 से ही इटली का राष्ट्रीय नर्सरी केंद्र रहा है पिस्तोया प्रांत।
और आज वहाँ 1849 के बाद से आज तक गुलाब के बाग मालियों की चौथी पीढ़ी गुलाब से पैसे कमा रही है और व्यवसायिक कारोबार चला रही है गुलाबों से। वहीं के एक माली हैं और गुलाब विशेषज्ञ हैं विटोरियो बारानी। विटोरियो बारानी कहते हैं कि हालांकि 18th और 19th सेंचुरी में भी यूरोप में भव्य गुलाब उगाए जा रहे थे, मगर उनका रंग चटक नहीं था और हम इटालियन थोड़ा सोख रंग पसंद करते हैं। तो मैंने संकरीकरण अंतः परागण करके नए नए प्रजातियों को विकसित करने में हाथ डाला और अपने बेटे पेत्रो के साथ उन्होंने कम से कम 30 तरह की प्रजातियों को विकसित किया। उनका कहना है कि गुलाब को अगर आप अंतः परागण करते हैं तो देख रेख काफ़ी ज़रूरी है और उनकी पत्नी ही दाई की भूमिका निभाती है। उन्होंने आज तक में 30 प्रजातियां विकसित की है और उनका पूरा परिवार इसी व्यवसाय में लगा है। दोस्तों, आज मैं जो गुलाब पर बोल रहा हूँ इसका कुछ मकसद है, मैं अंत में आऊँगा अपने मकसद पर। तो वो उनके बेटे, उनकी बहुएं और साथ ही साथ कुछ लोगों को उन्होंने सहायक के रूप में रखा है जिन्हें वेतन देते हैं। अपने 38 हेक्टेयर भूमि पर उन्होंने नर्सरी बनाया है और सारा परिवार मिलकर साल में कम से कम व्यावसायिक रूप से अपने ग्राहकों को 10 लाख गुलाब उपलब्ध कराते हैं और कम से कम ये इटालियन रुपये में यानी लीरा में 1 अरब लीरा का कारोबार होता है। 1 अरब लीरा कमाते हैं वो साल में केवल गुलाब के व्यवसाय से। अभी उनका कहना है कि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें काफ़ी वक्त लगता है, 8-8 वर्ष लगता है, मगर उन्होंने काला गुलाब उपजाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है मागिया नेरा। कहता है इसे विकसित करने में मुझे 12 वर्ष का वक्त लगा। 12 वर्ष में मागिया नेरा ये हुआ। तो दोस्तों, इसी गुलाब के बारे में उनसे किसी ने पूछा कि बारानी साहब, आपका सर्वश्रेष्ठ गुलाब कौन सा है? उनका कहना है कि मेरा सर्वश्रेष्ठ गुलाब वो तो अभी विकसित हुआ ही नहीं है, अभी तो होना बाकी है। इसके बावजूद जिनेवा में लगने वाले हर 5 वर्ष के अंतराल में यूरो फ्लोरा मेले में उन्होंने 7 रजत और स्वर्ण पदक जीता है अपने रेनेसा गुलाबों के लिए और अपने अल्वा रोज के लिए उन्होंने 1981 में सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीता था। साथ ही साथ वो कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं और 1 अरब लीरा का व्यवसाय करते हैं। और अंत में थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं कि दोस्तों, केवल पैसा कमाना ही मेरा मकसद नहीं है। गंभीर स्वर में कहते हैं कि हम सब इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। जब हम इस धरती पर आते हैं उस समय धरती जैसी होती है, अगर हमारे जाते वक्त हम इसे थोड़ा और सुंदर बना सकें तो कितना अच्छा हो। और गुलाब के कारोबार का मेरा मूल मकसद यही तो है कि मैं अपने जाने के पहले इस धरती को थोड़ा और सुंदर बना दूं। तो दोस्तों, इन बातों के साथ साथ अब मैं अपने मकसद पर आता हूं। मैंने गुलाब के बारे में आपको बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुलाब का विशेषज्ञ हूं और आपको कोई ज्ञान दे रहा हूं ना, मेरा मकसद ये नहीं है। ये तो कहीं भी किसी ने भी कहीं भी पढ़ सकता है। मेरा मकसद ये है कि 38 हेक्टेयर भूमि पर एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार को रोजगार देकर, कुछ सहायकों को रोजगार देकर 1 अरब लीरा कमाता है और हमारे देश में हजारों बिहार यूपी के नौजवान हैं जिनको पुश्तैनी ज़मीन काफ़ी है, उसे बंजर छोड़कर ग्रुप डी की नौकरी के लिए पूरे हिंदुस्तान में दौड़ते हैं और खुद को अनएम्प्लॉयड कहते हैं, बेकार कहते हैं। कम्युनिस्टों की भाषा में एक बात आती है कि हमारे देश में जितने बेरोजगार हैं उसमें से 60 या 70% डमी अनएम्प्लॉयड हैं, यानी छद्म बेकार हैं। आपके पास धरती है, ज़मीन है, संसाधन है, मगर आप ग्रुप डी की नौकरी करेंगे, वो भी सरकारी, नहीं तो आप बेकार हैं। मेरे दोस्तों, इन मानसिकता को तोड़ने के लिए मैंने गुलाब को माध्यम बनाया। जब मैंने जाना कि
कि विक्टोरियो बारानी 1 अरब लीरा का कारोबार केवल 38 हेक्टेयर भूमि से करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करते हैं। और मकसद कितना अच्छा है इस धरती को सुंदर बनाने का। तो साथियों, इन्हीं बातों को कहने के इसी मूल मकसद के लिए मैंने आज गुलाब का विषय उठाया। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें, अगर हमारे पास संसाधन है तो हम नौकरी को उनके लिए छोड़ दें जो संसाधनहीन है, ना कि हमारे घर में पुश्तैनी जमीन जायदाद पड़ी है और हम उन्हें बंजर छोड़कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, बॉम्बे घूमते फिरें छोटी छोटी नौकरियों के लिए और अपने को बेकार करें। इस मानसिकता से उबरना हमारे नौजवानों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इन्हीं बातों के साथ शारदीय नवरात्र की पूरी शुभकामनाओं के साथ, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।